I'm provided with the HRCT chest axial images. Here I can appreciate there is a large loculated bulla along the right apical lobe, the right lung, and there is multiple cavitatory lesion are noted that are thick walled and predominantly in the bilateral lung fields, and the large thick walled irregularly cavitatory lesion is noted along the left apical lung and also in the left posterior segment of the left upper lobe, and also there is a similar cavitatory lesion with the internal consolidation patch or either a solid mass is noted within the posterior segment of the right upper lobe. Other small cavitatory lesion also appreciated in that are pleural based on the right side, and so no evidence of subtle pleural effusion is noted on the right side, no evidence of pleural effusion on the left side, and there is no evidence of bronchiectasis. So keeping in imaging finding, most likely diagnosis is the multiple cavitatory metastasis, and other differential will be cavitatory vaginal granulomatosis and aspergilloma, mycetoma, like जो है ना राइट पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब पे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एयर क्रिसेंट है अपर साइड पे, could be aspergilloma, but जो सर लेफ्ट अपर उसमें आ रही है जिसकी इंटरनल जो है ना वो हाइलर लाइक दिस वन इज, ये मुझे थोड़ी सी लग रही है कि जैसे इरेगुलर इसकी इनर वॉल है, so it could be a cavitatory squamous cell carcinoma with a multiple metastasis. Further और this और साथ एक बुल्ला फॉर्मेशन भी है. Further I will take history of the any known primary cancer, or if there is available previous imaging, then I will compare the this one with that images. I will ask any history of the hemoptysis to rule out vaginal granulomatosis, और उससे अगर कोई previous primary tumor है like cavitatory lesion जिसमें हमारे पास squamous cell carcinoma आ जाता है और osteosarcoma के मेटास्टेसिस हो सकते हैं, तो उसकी मैं हिस्ट्री लूंगी. ठीक है, ये क्या चीज आ रही है, ये क्या चीज आ रही है सर? ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है. क्या? एंडोट्रेकियल नहीं, सॉरी, ये है चेस्ट ट्यूब है. तो सर ये चेस्ट ट्यूब की वजह से निमोथोरिक्स हुई है इसको. हाँ, नीमोथोरेक्स है और नीमोथोरेक्स में उन्होंने चेस्ट ट्यूब डाली. ये ठीक है, सारा ठीक है बुला सर. नहीं है नीमोथोरेक्स. ठीक है, बाकी कैविटेटरी नेजिलेशन है, मल्टीपल बायलैटरल जिसमें मिड लेवल भी इसमें आपने बताया. बाकी एक थिक फॉल्ट है लेफ्ट अपर लोब में, ये कैविटेटरी लीजन है. फिर कैविटेटरी लीजन्स के हम डिफरेंशियल ये और उसकी बेस पे हम हिस्ट्री की बेस पे इसको डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे. ठीक है, आगे मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ. सर इसके एपिक्स में हम बुला कहेंगे या ये भी लॉकुलेटेड वो निमोथोरिक्स हो सकती है? लॉकुलेटेड निमोथोरिक्स है यहाँ. सर लॉकुलेटेड भी है और फिर ये टेस्ट ट्यूब की वजह से कंपनसेट भी नहीं हुआ ना. तो इसलिए मैं इसमें ये एक और केस है जिसमें आपको एक थिक फॉल्ट कैविटेटरी लीजन मिल रही है, उसके अलावा एक और पेरिफेरल कंसोलिडेशन मिल रही है राउंड और लोब में. तो जब आपके पास कैविटेटरी लीजन्स आते हैं ना, तो उसके आपके डिफरेंशियल्स ये 5 आपने सोचने होते हैं. अगर इन्फेक्टिव काज है तो इन्फेक्टिव काज में स्टेप नमूनिया जो होता है वो आपको कैविटेटरी लीजन इस तरह दे सकता है. नियोप्लाज्म में जैसे बताया कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको ये लंग जो होता है उसमें दे सकता है. मेट्स में भी हो सकते हैं जैसे आपने बताया. उसके अलावा सेप्टिक एम्बोलाई का केस मैंने कल दिखाया था, वो वेस्कुलर काजेज में आ गया. उसके अलावा सिस्टिक ब्रोंकिक्टेसिस या ब्रोंकोजेनिक सिस्ट हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन में हमारे पास वैगनर्स या रोमेटॉइड हो सकता है. तो ये जो केस थे दोनों ये वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के थे. तो हमने हिस्ट्री को देखना है और हिस्ट्री के साथ हमने ये सारी हमारे पास ये डिफरेंशियल हमारे जहन में होने चाहिए. तो हमारे पास जो भी केस लगता है हमने उसमें डिफरेंशियल देने होते हैं.
फिर आगे हमें फर्दर एग्जामिनर गाइड करता है, उसकी हिस्ट्री बताता है जिस तरह आपने बताई, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंशियल्स को कौन से टॉप में रखेंगे और कौन से नीचे रखेंगे। अभी ये सेकंड केस है, इसमें भी हमें देखें कैविटेटरी लीजन ये मिल रहा है, थिक वॉल्ड और साथ कंसोलिडेशन है, तो ये Yes. हमारे पास और साथ थोड़ी सी फ्यूजन या प्लूरल थिकनिंग भी है। ये केस था हमारा स्टेफ ऑरियस का, ठीक है। Yes. स्टेफ ऑरियस में हमें कैविटेटरी लीजन इस तरह दे सकता है। ठीक है सर। अब एक और केस है जिसमें मल्टीपल बायलैटरल कैविटेटरी लीजन मिल रहे हैं, प्लूरल फ्यूजन मिल रही है और जी सर। पेरिफेरल कंसोलिडेशन भी मिल रही है। जी इसमें अगर आप लोग गौर करें तो कुछ एरिया में शायद फीडिंग वैन भी मिल रहा है। ये हमारे सेप्टिक पास केस था सेप्टिक एम्बोलाय का। एम्बोलाय हमारे पास, उसमें फीडिंग वेसल साइन आपको अच्छी तरह दिखाएंगे, शायद इसमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन कंसोलिडेशन इन्फेक्टिव आपको चेंजेस लग रही है लंग में, और साथ मल्टीपल कैविटेटरी लीजन मिल रहे हैं, तो आपका ये डिफरेंशियल कैविटेटरी लीजन में दूसरा ये रहेगा। तो इस तरह आपने केस को लेके चलना है कि आपके पास अगर कोई चीज आती है, फाइंडिंग आती है, तो उसके आपको डिफरेंशियल्स का पता होना चाहिए, और उसी बेस पे आप जैसे जैसे बताएंगे वो एग्जामिनर आपको हिस्ट्री क्लू देगा। आपने ये नहीं कि आपने डायरेक्ट हिस्ट्री पूछनी है, आपने बस फाइंडिंग्स बतानी है और आपने खुद से बोलना है कि अगर इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है तो इन्फेक्शन सोचूंगी, वेट लॉस की हिस्ट्री है, मैं कैंसर सोचूंगी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो आपने सारा हिस्ट्री खुद ही बताना है हिस्ट्री को, और उसको साथ को रिलेट कराना है। जैसे मोप्टिसिस की हिस्ट्री है तो मैं वेनस को सोचूंगी जिस तरह आपने बताया, ठीक है। या कोई प्राइमरी नोन है तो हो सकता है कोई मेटास्टेसिस हो जो इस तरह के। स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो वो फिर स्क्वेमस सेल, मेल स्मोकर है तो उसे फेवर करेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को। तो आपने केस को ऐसे लेके चलना है, कभी भी डायरेक्ट पेशेंट की हिस्ट्री आपने नहीं पूछनी। जो आपके जहन में डिफरेंशियल्स आते आ रहे हैं तो आपने हिस्ट्री खुद से बयान करनी है, ठीक हो गया। और एग्जामिनर वो आपको खुद से हिस्ट्री गाइड भी करेगा अगर वो आपको लगता है कि आप सीधे लाइन पे नहीं आ रहे। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं HRCT में, कैविटेटरी लीजन है तो उसमें आपने इसी तरह इन डिफरेंशियल्स को देना है। जिस तरह पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने सिस्टिक लीजन बताए थे लंग्स में, तो सिस्टिक लीजन अगर आपके पास आते हैं तो आपके पास कौन कौन से डिफरेंशियल्स आते हैं, कोई ये बता दे। सिस्टिक लंग डिजीज लैम आता है, हाँ, और उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि फीमेल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मेल है, स्मोकिंग है, तो हम लैंगरसन LCH करेंगे। फिर इसी तरह अगर फीमेल है और उसमें हमें कैविटी लीजन और कंसोलिडेशन है तो शॉगरन के साथ है तो लिप करेंगे। फिर आपने बताया था कि बर्ड हॉक दे सकते हैं जिसके अंदर वो फिर आपको और भी चीजें दिखाएंगे, रीनल कट सेक्शन भी दिखाएंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा और सिस्ट के लिए, और नीमोसिस और एक जी दोबारा बोले ज्यादातर हेलो उनको साइटोमा ज्यादातर, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। उसमें फिर और सेक्शन किडनी के सेक्शन भी दिखाएंगे ना, और नीमोसिस्ट हो सकता है, नीमोसिस्ट जेरोवाई का है उसमें। अच्छा, एक और जो एग्जाम में टिप होती है कि आपके पास ना मल्टीपल इमेजेस लगी होती है, तो आपने ना एक पैथोलॉजी को पकड़ के उसकी तरफ ही नहीं बैठ जाना। जैसे अभी कैविटेटरी लीजन आपको मिल गया तो आपने उसको एक्सप्लेन करके बाकी पेरिफेरी ऑफ द फिल्म और बाकी चीजें भी देखनी है, आपने एक एक स्लाइस देखनी है। मैंने पहला जो एग्जाम दिया था उसमें डॉक्टर नजम के पास में मेरे पास यानी हमने टैक्स पे काम किया, हमने फिल्म नहीं देखी शिफा इंटरनेशनल में ना, तो हमें प्रैक्टिस नहीं थी कि फिल्म को कैसे देखना है। तो ये आपके पास होना चाहिए कि आपने फिल्म की ना हर एक एक इमेज को देखना है, और जिस तरह आप हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करते हैं आपने वो चेक लिस्ट फॉलो करनी है। अभी केस आया था उसका, ये पैंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, तो जब आपने उसको देखना है तो आपने साथ उसके हेपेटिक मेट्स भी देखे, लंग्स के सेक्शन होंगे, हो सकता है उसमें कोई मेटास्टेसिस दिखा रहा हो, तो उसमें आप लंग्स को भी देखें, लंग के सेक्शन को भी देखें, बोन्स को भी देखें, लिम्फ नोड्स को भी देखें। तो एक एक चीज आपने उस स्लाइस में देखनी है, इंटिमिडेट नहीं हो जाना। एक आपने के फाइंडिंग मैंने पकड़ ली तो बस उसी के ऊपर उसको आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें टू द पॉइंट, उसकी एक्सटेंशन आप बता दें, वेसल को इनकेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, इर्द गिर्द उसका मैस इफेक्ट किया है, लेकिन उसके साथ आपने लिस्ट पूरी करनी है, ठीक है। यानी मेट्स अगर कोई सीए का केस है तो उसमें आपने मेट्स देख लें, लिवर में मेट्स देख लें, बोन में मेट्स देख लें, लंग्स में मेट्स देख लें, लिम्फ नोड देख लें। जी सर। हाँ, तो ये मिस्टेक्स जो थी एग्जाम उसी से आगे पीछे हो जाते हैं। जी सर। आप फॉलो करें, ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिस करें क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो फिल्म में होता है। नेक्स्ट। Okay, I'm provided with the HRCT spot image axial image. Here I can appreciate multiple ground glass opacities that is periphery located, and some of them are forming consolidation in the
in the posterior segment of the right upper lobe, and there is also some sir इसमें जो है consolidation बन रही है in the periphery of the left upper lobe also, and rest of the study is normal. No evidence of pleural effusion. I cannot appreciate pleural thickening, and trachea gap bifurcation carina is normal, and centrilobular nodule भी मुझे यहाँ पे नहीं appreciate हो रहे. So I will ask history of the patient, and top differential में मेरे जो आएगा वो आएगा हमारे मेरे पास NSIP, and other differential include cryptogenic organizing pneumonia and other COVID आ सकता है इसमें. So history correlation is more important in this case. Shortness of breath के साथ है, acute symptom है, तो I will go for the COVID, and उसका मैं PCR करवाऊंगी, और फर्दर अगर क्रॉनिक है तो सर इसमें मैं इसको NSIP और वो रखूंगी, कूप रखूंगी. ठीक है. NSIP के लिए देखिए अपर लोब्स या मिडिल लोब आपको नहीं दिखाएंगे, लोअर लोब उसमें दिखाएंगे. ग्राउंड ग्लास, हाँ, ये बेसिकली आप देखें ना, उसमें रेटिकुलेशंस आपको कहीं फाइब्रोसिस का एलिमेंट इस तरह नजर नहीं आ रहा. सेलुलर हो सकता है, लेकिन उसमें भी लोअर लोब की प्री डायलेक्शन होती है, और साथ साथ प्लूरल स्पेयरिंग आपको दिखाती है. जी तो सर. ये इसमें आप टॉप पे कोविड रखेंगी, टॉप पे आप कूप रखेंगी. ठीक है. एसिनोफिलिक निमोनिया, इस तरह की चीजें आपने लिखनी है. जो पेरिफेरल कंसोलिडेशन या पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज जैसे टिपिकल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसमें मल्टीपल आपको पेरिफेरल में कंसोलिडेशंस और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिल रही हैं. जी सर. बेसिकली ये जो केस था वो कूप का था. उसमें पहले मैं वो जो साइंस है वो मैं पिछली जी सर. उसमें बता चुका हूँ. हेलो जिसने साइन नहीं एंड देखा वो, हाँ, वो पिछली रिकॉर्ड देख ले. लेकिन जी सर. पेरिफेरल कंसोलिडेशंस या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, पहले हमने देखा कि कैविटेटरी लीजन आए तो उसमें हमने क्या क्या सोचते हैं. अभी अगर हमें पेरिफेरी में कंसोलिडेशन या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलती है तो उसमें हमने सोचना है ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया. इसमें जी ये सर. होता है कि ये फॉलो अप आप कराएंगे तो ये अपना वो शेप जो है वो चेंज करता रहता है, और स्टेरॉइड्स पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं. फिर जी हमारे सर. पास क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया जो होता है वो भी पेरिफेरल कंसोलिडेशन के साथ करता है, लेकिन उसमें प्रीडोमिनेंटली अपर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक हो गया. जी उसके सर. अलावा पल्मोनरी इन्फेक्शन हमें पेरिफेरल कंसोलिडेशन देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वेज शिफ्ट होते हैं. और जी सर. वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोविड निमोनिया हो गया. ठीक जी हो गया. सर. जी तो सर. पेरिफेरल कंसोलिडेशन की आपके पास फिल्म आती है तो आपने ये सारी चीजें बोलनी है, और इसके साथ आपने जिस तरह आपने हिस्ट्री का बोलना है कि शॉर्टनेस ऑफ एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीवर है तो वायरल इन्फेक्शन है. ठीक है. कोई और बाकी सारी यूसिनोफिलिया, पेरिफेरल यूसिनोफिलिया आपको फिल्म मिल रही है, और ये पेरिफेरल कंसोलिडेशन रिजॉल्व नहीं हो रहे. जी सर. क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया उसमें आएगा. इसी तरह जी इनके सर. क्लिनिकल पॉइंट्स आप बताएंगी और उससे ये डिफरेंशिएट होंगे. ठीक है. अभी ये देखें, ये आपके पास प्रीडोमिनेंटली पेरिफेरल कंसोलिडेशन और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं, जो कि ज्यादा प्रोनाउंस्ड अपर लोब में ज्यादा है, नीचे भी इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग आ रही है. तो ये क्रॉनिक जी इयोसिनोफिलिक सर. निमोनिया का केस था, पेरिफेरल कंसोलिडेशन एंड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज. अब ये सर पेरिफेरल हाँ जी जी. सर इसमें हम एयर ट्रैपिंग का एलिमेंट भी मतलब देखेंगे ना क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया में, या नहीं? क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया सर. निमोनाइटिस में होता है. जी वो सर. आगे हम केस देखेंगे. अब ये केस इसमें भी पेरिफेरल कंसोलिडेशंस है, तो डीडीज में यही आता है. ये जो हमने ये भी मेरे ख्याल से केस उसी का था, क्रॉनिक कूप इयोसिनोफिलिक निमोनिया का केस था, या इयोसिनोफिलिक कूप का निमोनिया. केस था, मुझे याद नहीं है, लेकिन डिफरेंशियल्स में वही चीज आएगी. अपर जी लोब सर. ज्यादा इन्वॉल्व है और पेरिफेरल कंसोलिडेशन. जी ठीक सर. हो गया. थैंक हम यू आते सर. हैं डॉक्टर सिबगा, ये नेक्स्ट 2 केस आप ले लें. I'm provided with axial images, HRCT, chest, in which I can appreciate that there are multiple cystic, macrocystic, honeycombing areas in the subpleural regions in the bilateral, in the right middle lobe and left langular lobe, which are in subpleural location, and following the perilymphatic distribution, along with few areas of centrilobular emphysematous changes.
I cannot appreciate any nodules or interlobular septal thickening. A few areas of traction bronchiectasis is noted. Based on the radiological findings, the most likely diagnosis is usual interstitial pneumonia, UIP. आपने पिछला लेक्चर लिया था मेरा जी सर। HRCT में, तो उसमें मैंने केस दिखाया था ना, स्टार्ट मैंने जी ख्याल सर। से मैंने इसी के साथ किया था, तो उसमें सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया था इसका? सर इसमें इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग, ब्रोंकिएक्टेसिस, हनीकॉम्बिंग होती है। एपिकोबेजल बताया था। मैंने दो चीजें बताई थी, एक आपने पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न तो इसमें इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग है, हनीकॉम्बिंग है, ठीक है। दूसरी चीज पैटर्न के बाद मैंने क्या बताई थी, एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्व एरिया कौन सा है, या उसका कौन से लोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने दूसरे नंबर पे ये देखना है। तो हमने बात ये की थी कि जो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है उसका ग्रेडियंट क्या होता है, एपिकोबेजिलर ग्रेडियंट होता है, ठीक हो गया, एपिकोबेजिलर ग्रेडियंट। लेकिन इसमें बेसिस नहीं दिखा रहे आपको, इसमें आपको मिड जोन तकरीबन इन्वॉल्व है, फाइब्रोसिस अपर टू मिड जोन जो है उसमें फाइब्रोसिस और ब्रोंकिक्टेसिस हो रही है, ठीक है। तो फिर इसमें वो जो यूआईपी होगा वो नीचे चला जाएगा क्योंकि वो बेसिस को इन्वॉल्व करता है। ये बता दें, ये सेम डिजीजेस की। I'm provided with the Excel section HRCT chest, in which I can appreciate that there are multiple ground glass consolidations with interlobular septal thickening seen in bilateral middle lobes with सही है। सर ये भी पेरिफेरल भी है और सेंट्रल भी है। पैटर्न्स मैंने बताए थे ना, 3 पैटर्न होते हैं। ग्राउंड ग्लास होता है जिसमें वेसल नजर आ रही होती है पीछे, जैसे ग्राउंड ग्लास पेस्टी। इसके अलावा कंसोलिडेशंस होती है। तीसरी चीज क्या होती है? मोज़ेक एटीन्यूएशन। आ रहे हैं नजर? जी सर। अल्टर्ड एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग है। फिर उसके साथ ये सारा ग्राउंड ग्लास पेसिटी है, स्कैटर्ड। ये अपीयरेंस को क्या कहते हैं? इस अपीयरेंस को किसी को? क्रेजी जी? पेविंग। क्रेजी पेविंग में ग्राउंड ग्लास होती है, उसके नीचे इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग होती है। इसमें देखें, इसमें कहीं कहीं आपको लो एरियाज आ रहे हैं, कहीं कहीं आपको हाइपर एरियाज आ रहे हैं, हाइपर एटीन्यूएटेड। सर ये हेड चीज साइन ऑफ क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया। क्रॉनिक एसिनोफिलिक निमोनिया हेड चीज है। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस पिछला भी केस लीजिए। तब मोज़ेक अटेन्युएशन आ रही है तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होगा, क्योंकि हाँ। उसी मोज़ेक अटेन्युएशन ट्रैपिंग के एक्सपायरेशन में एयर ट्रैप सर होती है हाइपर सेंसिटिविटी का हेड चीज। क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हमने एक्यूट देखा था, उसमें सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल्स आते थे। पिछला लेक्चर याद है ना? जी सर। 2 डिफरेंसेस मैंने बोले इसकी ODDs भी है कि सर। या तो आपको, हाँ ODDs भी है। मैंने टॉप 2 आपको एग्जाम में और कॉमन चीजें सोचते हैं मैंने सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल्स में 2 चीजें बोली, RBILD, और दूसरे नंबर पे मैंने बोला था कि आपने सोचना है नहीं है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। तो अगर ये क्रॉनिक में चला जाए तो क्रॉनिक में ये फाइब्रोसिस काज करता है। तो ये जो हनीकॉम्बिंग एंड फाइब्रोसिस नजर आ रही है, ये केस था क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस का। और क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस आपको क्लासिकली इसके साथ भी दिखा सकते हैं, मोज़ेक एटीन्यूएशन, ग्राउंड ग्लास पेस्टिस, हेड चीज साइन, ठीक है। क्रॉनिक अभी हनीकॉम्बिंग अगर आपको मिल रही है तो उसमें आपके पास क्या डिफरेंशियल्स होंगे? अगर आपको मिड लोब या अपर लोब की इन्वॉल्वमेंट है तो ये क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर लोअर लोब्स हैं तो उसमें आपको एस्बेस्टोसिस
LCH या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो हमने देखा था, ये सारे लोअर लोब्स को इन्वॉल्व ज्यादा करते हैं। ठीक हो गया, तो यानी कोमिंग की डिफरेंशियल्स हैं। नेक्स्ट डॉक्टर वकार। सार्कोइडोसिस लग रहा है। I'm provided with the CT scan axial view, in which I can appreciate multiple highly calcified. I can appreciate calcified bilateral lymph nodes. Moreover, I can also appreciate calcified densities in bilateral lung parenchyma. There is also mild bilateral pleural effusion. Rest of the soft tissue and bones are normal. Sir, based on imaging findings, it is likely a case of pneumoconiosis. Likely silicosis. My top differential will be sarcoidosis. और सर ये जो राइट साइड वाला शेप ले रहा है, ये वो लग रहा है जैसे प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस जो होता है, जो हाइलम की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि वो बन गया है। सिलिकोसिस का केस था। सार्कोइडोसिस इसके डिफरेंशियल में आएगा। नोड्यूल्स भी हैं पेरिलिम्फेटिक, जो कि आपको बाकी सेक्शन में दिखाएंगे तो उसमें ज्यादा सही नजर आएंगे। बाकी सारा आपने सही डिस्क्राइब किया। जो एक्शियल कैल्सिफिकेशन होती है वो दोनों सार्कोइडोसिस में भी हो सकती है और इसमें सिलिकोसिस में भी हो सकती है। सिलिकोसिस और कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस दोनों में जो है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस मिल सकती है, नोड्यूल्स मिल सकते हैं अपर लोब्स में, लेकिन जो एक्शियल कैल्सिफिकेशन होती है वो सिलिकोसिस में ज्यादा होती है। हाँ, सिलिकोसिस में ज्यादा होती है, तो इसमें हम टॉप पे सिलिकोसिस रखेंगे, फिर न्यूमोकोनी वो कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस, और फिर हम सार्कोइडोसिस रखेंगे। ठीक है, फिर उसे हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे। अगर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ऐसी है तो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो जो कोल माइनर्स कोनी ये जो काम करते हैं सिलिकॉन, उसमें जहाँ सिलिकॉन यूज होता है, तो उस तरह हम हिस्ट्री लेंगे कि उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, किधर काम कर रहा है, कोल वर्कर है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर सार्कोइड के जो सिम्टम्स है उसके साथ कोरिलेट करेंगे। जी सर, वो सैंड ब्लास्ट वो मेरे जहन में। तो ये एक्शियल कैल्सिफिकेशन की डिफरेंशियल में हमारे पास जो आता है वो सार्कोइडोसिस आता है, सिलिकोसिस आता है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस लेस लाइकली होता है। ठीक है, और ट्रीटेड लिम्फोमा में भी कैल्सिफिकेशन आ सकती है इस तरह। तो हाँ, एक्शियल कैल्सिफिकेशन आ रही है तो ये दोनों ज्यादा हमारे टॉप पे रहेंगे। ये तो सर हम वाइवा में बोलते हैं। अगर टोक्स में तो सर हम सार्कोइड लिख दें, क्योंकि उसमें भी प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब जो 4th स्टेज है। तो अगर डायग्नोसिस में सार्कोइड लिख दिया और डीडी में सिलिकोसिस, या सिलिकोसिस लिख दिया और डीडी में सार्कोइड, तो क्या नंबर मिलेंगे? सही होगा। दोनों को ऊपर नीचे कर दिए तो हाँ, उसमें आप दोनों को दे सकते हैं इस केस में। टॉक्स में तो ये भी हो जाता है ना कि अगर एक केस है वो सबको नहीं आ रहा, कोई ऐसा एटिपिकल सा केस है कि जो की उसमें आपने कुछ और दिया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को एक डायग्नोसिस दे रहे हैं। तो जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स डायग्नोसिस देते हैं ना, फिर वो उसको राइट आंसर कंसीडर कर देते हैं। वो मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज कर लेते हैं उसके यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन इसके डिफरेंशियल्स में आएगा, ये दोनों आप चीजें आपने लिखनी है। इसमें टॉक्स में आपको आगे भी लोग गाइड करेंगे कि टॉक्स में आपने मैक्सिमम चीजें लिखनी पड़ती हैं, तो आपने जितने डिफरेंशियल्स है ना वो देने हैं। कुछ बेतुके भी आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा रेलिवेंट रहना होता है। वाइवा में आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है कि ऐसी बात नहीं बोलनी कि सब कुछ ही बोल दिया, यानी एक केस लगा तो उसमें सारे के सारे डिफरेंशियल्स आपने बोल दिए। वो आपने नहीं कि आप इन्फेक्शन भी बोल रहे हैं तो कैंसर भी बोल रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन भी बोल रहे हैं, तो इस तरह का आपने ये ब्लंडर होता है। लेकिन अगर टॉक्स में आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देना तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको निकाल देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। तो इसमें भी अपर लोब फाइब्रोसिस हो रही है, साथ कैविटी फॉर्मेशन भी है, लेकिन मेजॉरिटी वो नोड्यूलरिटी भी है। अच्छा, ये केस कोई ले ले।
फाइंडिंग्स तो मैंने बता दी हैं। डॉक्टर सादिया मैडम। डॉक्टर सादिया सईद। हाँ जी सर, this is an HRCT chest axial image in which I can appreciate multiple bilateral consolidation patches are seen involving the right middle and left upper lobe. Also multiple well-defined cavities are seen in right upper middle zone. Now multiple nodular areas are also seen with traction bronchiectasis. Air bronchogram sign is also positive in these bilateral consolidation areas. So based on these imaging findings of bilateral consolidation with cavity, features are suggestive of any infective etiology. थोड़ा सा देखिए, इसमें आपको वॉल्यूम लॉस और फाइब्रोसिस का भी एलिमेंट लग रहा है। इधर से भी स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, ये वाला अगर आप कंसोलिडेटिव जी, तो उसके साथ आपने बाकी फिल्में भी देखनी है। बोन विंडो भी लगी हुई है, आप उसको भी देखिए। in provided bone window images of sagittal view, CT chest and upper abdomen showing multiple hypodense areas involving all bones. Degenerative changes are also seen. Bone osteopenia is seen. मैं कहता हूँ मिडिल एज मेल बंदा है। अच्छा, और सर एक बोन में हाइपरटेंस फोकाई भी नजर आ रही है, डोर्सोलम्बर। डिजेनरेटिव चेंजेस के अलावा कुछ नजर आ? डिजेनरेटिव चेंजेस के अलावा एक हाइपरटेंस फोकाई भी है। इनका एलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। ये क्या हो रहा है? जी सर, डेस्मोफाइट्स जी डेस्मोफाइट्स से फ्यूज्ड है, आपस में बेम्बू स्पाइन है। स्क्वेयरिंग है जी, स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रास। ये हमारे उसमें टोक्स में लगा था पिछली दफा ना, उसमें मेरे ख्याल से एक्सरे था जिसमें अपर लोब बायलैटरल फाइब्रोसिस थी, और अगर आप बैकग्राउंड में बोन्स को देखें ना तो फ्यूजन थी उसकी स्पाइन की, थोरेसिक स्पाइन की, डेस्मोफाइट्स थे। तो उसकी डायग्नोसिस जो है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थी। ये टोक्स में हमारे पास लग चुका है। ये सीपीएसपी वाली फाइल शायद आप लोग देखें तो उसमें भी ये केस है, जो सीपीएसपी का सेशन पिछली दफा हुआ है। तो अपर लोब फाइब्रोसिस में डिफरेंशियल में हमारे पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आता है। अगर आपके पास अपर लोब फाइब्रोसिस का केस आ जाता है, ठीक है, तो उस पे आप मोस्ट कॉमन तो टीबी सोचेंगे, टीबी डिफरेंशियल में, क्योंकि यहाँ कॉमन यही है। लेकिन आप बैकग्राउंड में देखें, अगर आपको बोन्स में फ्यूजन लग रही है, स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रा लग रही है, तो आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को स्टॉप रखेंगे, ये जो जैसा हमारे टॉक्स में आया था। उसके अलावा जो फाइब्रोसिस प्रोग्रेसिव में से फाइब्रोसिस होते हैं उसमें भी सार्कॉइड और रेडिएशन भी इसके डिफरेंशियल में आ जाते हैं। तो ये अपर लोब फाइब्रोसिस की वो है। सर जी जी सर जरा वो इमेज के ऊपर फाइब्रोसिस प्लीज दिखा दें दोबारा से जरा। हाँ, ये वाला एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस और स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, इसमें भी आपको स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं। ये वाला तो ज्यादा इन्फेक्टिव टाइप लगता है, लेकिन ये वाला अगर देखें ना, इधर देखें और इधर देखें, तो इधर थोड़ा वॉल्यूम लॉस और स्ट्रैंड से नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको बाकी सेक्शन में भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इधर सिंगल इमेज है। मल्टीपल इमेज में आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको अपर लोब में वॉल्यूम लॉस होगा, स्ट्रैंड्स निकलते हुए नजर आएंगे क्लासिक, और फिर आप जब बैकग्राउंड में ये देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट लाइकली। तो इसके आपने डिफरेंशियल्स में यही चीजें सोचनी है। क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी नोमोनाइटिस, जैसे मैंने हनी कोमिंग दिखाई थी, हनी कोमिंग और फाइब्रोसिस अपर लोब्स में क्रोनिक में हो जाती है, ठीक है। सब एक्यूट में जो क्लासिक पिक्चर होती है वो सेंट्रीलोबुलर नोड्यूलरिटी होती है, और एंड स्टेज सिलिकोसिस में प्रोग्रेसिव में से फाइब्रोसिस जैसे होती है।
और ये सार्काइडोसिस की एंड स्टेज में भी अपर लोब्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने एक दो पैटर्न देखने हैं, जिस तरह मैंने पिछली दफा आपको पैटर्न के नोड्यूल्स है तो नोड्यूल्स के 3 पैटर्न बताए थे, और दूसरा एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखनी है। तो ये नेक्स्ट केस डॉक्टर अंबर। जी सर, I'm provided with a spot image of the HRCT chest axial slice at the level of right middle and lower lobe in left lingular, in which I can appreciate septal thickening, interstitial septal thickening with a few areas of ventrilobular nodules involving the both visualized lung fields. My findings based visualized skeleton appears unremarkable. Sir, is there any other section available? यही है। Okay, based on this single slice, my top differential would include interstitial septal thickening with centrilobular nodules in the lower lobes. Differentials include ये नोड्यूल्स नहीं, ये वेसल्स हैं। सब फिर तो सिर्फ इंटरस्टिशियल सेप्टल थिकनिंग और थोड़ा ग्राउंड ग्लास है। अब तो उस पे वही आ जाएगा, और लोअर जोन्स पे डोमिनेंटली इन्वॉल्व है तो कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा आती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है हमारे HRCT में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल आरबीआईएलडी RBILD स्मोकर होगा, सेंट्रीलोबुलर नोड्यूल्स होंगे। पैटर्न क्या मिला? इंटरस्टिशियल थिकनिंग, मेरा लेक्चर पुराना याद करें, पैटर्न पे जाएं। इंटरस्टिशियल थिकनिंग मिल गई ना आपको, आपने बताया कि बायलैटरल फ्लोरल है, इंटरस्टिशियल थिकनिंग है, थोड़ी सी ग्राउंड ग्लास पेस्टिस है, हार्ट माइल्डली लार्ज है, सेक्शन में नजर आ रहा है। 4-5 पॉइंट्स आपने 1 मिनट में बता दिए। तो आपने अपना पैटर्न फॉलो करना है जी। इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग में मैंने क्या बताया आपने देखना है, स्मूथ है या नोड्यूलर है? नोड्यूलर है। तो ये क्या लग रहा है? स्मूथ हो गया। स्मूथ में टॉप पे मैंने क्या कहा था, क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। ठीक हो गया। बायलैटरल पल्मोनरी एडिमा को क्या क्या चीजें सपोर्ट कर रही हैं? कर्ली बी लाइन जो पेरिफेरल आती है वो नजर आ रही है, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग, ये कर्ली बी लाइन थी, ये जो पेरिफेरी में होती है ना, ये कर्ली बी लाइन होती है। ठीक हो गया। प्लूरल सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। ये सारी फाइंडिंग्स आपकी प्लूरल इफ्यूजन को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो HRCT में यही है कि आपने देखना है सेप्टल थिकनिंग है, सिस्टिक चेंजेस हैं, या आपके पास नोड्यूलरिटी है। अगर सेप्टल थिकनिंग है, स्मूथ है, तो पल्मोनरी एडिमा या वो कार्सिनोमेटोसिस भी हो सकता है, कोर्स है तो कार्सिनोमेटोसिस या फाइब्रोसिस। फिर नोड्यूलरिटी में आपने देखना है सेंट्रीलोबुलर है तो RBILD या हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस मोस्ट कॉमन है। कॉमन इसको सोचें, एंडोब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ TB जिसमें ट्री बर्ड पेस्टिस आती हैं, वो भी सेंट्रीलोबुलर नोड्यूल्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर नोड्यूलरिटी सेंट्रीलोबुलर नहीं है, जिसमें प्लूरा इन्वॉल्व हो रही है, तो अगर प्लूरा इन्वॉल्व है नोड्यूलरिटी के साथ, या तो रैंडम होगी, रैंडम आपको पता चल जाएगा, कोई पैटर्न नहीं होगा। रैंडम में आपके पास डिफरेंशियल स्टॉप, उसी तरह मेटास्टेसिस आ जाते हैं, मिलियरी TB आ जाती है, फंगल इन्फेक्शन आ जाती है। टॉप चीजें यही आप सोचते हैं। और कौन से इन्फेक्शन हैं जो कि आपको मिलियरी पैटर्न देते हैं? एक तो फंगल इन्फेक्शंस, और मेड्स कौन से आपको देते हैं? वो हाइपरवेस्कुलर डेसिमेटेड थायराइड एंड्रीनल। हाँ, ये आपने कोरियोकार्सिनोमा ध्यान में रखने हैं। और फिर अगर आपके पास इन्वॉल्वमेंट इंटरस्टिशियम की होगी, यानी फिशर्स की इन्वॉल्वमेंट है और पेरिलिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट है, तो आप टॉप पे सार्कोइड को रखेंगे, और बाकी डिफरेंशियल जैसे मैंने बताया। तो ये चीजें आपको अपने ही पैटर्न को करना है। और सिस्टिक डिजीज अभी हम रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है? तो ये कोई ले ले। जी सर, this is the single spot image
of the HRCT axial slice, and where I can see that multiple hyper dense foci are seen in bilateral, middle, and apical segment of right lower lobe, and left lingular and apical segment of left lower lobe are seen. The nature of these nodules are calcified, and just like the density is like that of ribs, and I can see at a single site that there is a black pleura sign is appreciated, and I can also see interlobular septal thickening. However, there is no pleural effusion. Cardiac size is normal, and on the basis of the findings, my diagnosis is pulmonary alveolar pulmonary alveolar calcinosis, sir. माइक्रोलिथियासिस. Sorry, microlithiasis. And further सर इसमें जो है वो इसमें सर फर्दर इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें ये लंग ट्रांसप्लांट करते हैं. आपने एक ब्लैक प्लूरा साइन बोला है, वो क्या होता है? सर वो ये होता है कि क्योंकि ये जो डिजीज है ये सर सब प्लूरल होती है, तो प्लूरल स्पेयर होता है इसमें, तो एक इस पॉइंट पे मुझे ये नजर आया था, तो मैंने इसलिए सर बोला इसको. हाँ बिल्कुल ऐसे. ऐसे एक्सप्लेन कर दे और पूरा प्लूरा पे हाइपरडेंसिटी ये सारी हैं. ब्लैक प्लूरा का हाँ बस इसी पॉइंट ये वाला जस्ट इतना सा ही ब्लैक प्लूरा है, बाकी तो पूरा प्लूरा इन्वॉल्व है. यानी जब आपने डायग्नोसिस पकड़ लिया ना, तो उस पर फिर आप ये चीज डाल के इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो एरिया स्पेयर्ड है ये मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी कोई पैथोलॉजी ऐसी नहीं है जिसमें इतना ही डेंस नोड्यूल्स आपको बायलैटरल नजर आएंगे. तो आपने जब पकड़ लिया फिर आपने उसमें साइन भी वो कर लिया. इसको कहते हैं ना कि आपके पास अगर लूज बॉल आ गई है, शॉर्ट बॉल आ गई, उस पर आपने छक्का मारना. तो ये उन्हें पता था डायग्नोसिस, इन्हें जो कुछ आता था इन्होंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया, और एग्जामिनर ने आगे कोई इतना वो क्वेश्चनिंग नहीं की, ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिया. ट्रीटमेंट ऑप्शंस तक वो चले गए थे. तो आपने ऐसे केस को लेके चलना है. अच्छा जी सर, इसमें अगर मेल पेशेंट होगा तो इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे? इसकी मतलब एसोसिएशन है उसके साथ टेस्टिकुलर माइक्रोलिथाइसिस के साथ? जी है, एसोसिएशन है. ये पॉइंट भी आपने बोलना है और ये आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं. तो जो केस मैं बता रहा हूँ ना, इसमें इस तरह के पॉइंट्स अगर आपके ध्यान में आते हैं तो आप शेयर कर लें. ये मेरे जहन से निकल गया था बताना, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि इसकी एसोसिएशन होती है टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस के साथ, और उसमें आप इस तरह उसकी वो अल्ट्रासाउंड करके उसमें भी देख सकते हैं. तो पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोलिथियासिस था ये सर, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो इसमें बता दें डॉक्टर. नहीं जी लंग ट्रांसप्लांट करते हैं मैडम. थैंक यू सर. लंग ट्रांसप्लांट करेंगे एंड स्टेज पे, ठीक है जी सर. वैसे इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, तो कोई उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. फॉलो अप भी करेंगे. अगर फाइब्रोसिस इतनी होगी एंड स्टेज पे चला गया. अच्छा, जितनी भी लंग डिजीजेज है ना, उनका आखिरी पैटर्न यूआईपी होता है. लंग डिस्ट्रॉय होकर निकूमिंग हो जाती है, और फिर यूआईपी के आगे ये और लंग ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती. थैंक यू. डॉक्टर असलम आप हैं सर? जी डॉक्टर साहब. फेवरेट केस था सर. CT chest axial images. There is bilateral perihilar ground glass opacities with peripheral air trapping, mosaic attenuation. सब प्लूरल स्पेयरिंग है और इसमें सर सिस्ट फॉर्मेशन है. तो NSIP वर्सेस PCP
as per the history of the patient. If HIV or AIDS positive, then PCP, otherwise NSIP is favorable. Next, patient should be referred to pulmonologist to put him on steroids. Differential includes if honeycombing is seen, then UIP is considered and differential. सही है। इसमें जो आपने पैटर्न सारे ग्राउंड ग्लास पेस्टिस हैं, दे आर मोर इन द पेरीहाइलर और सेंट्रल लोकेशन रादर देन द पेरिफेरी। अगर ब्लैटरल, सेंट्रल या पेरीहाइलर आपको ग्राउंड ग्लास पेस्टिस मिलती हैं और साथ फिर सिस्टिक फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो आपके पास आपने कंसिडर करना है पीसीपी नमूनिया। उसके लिए आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला कि एचआईवी की हिस्ट्री लेंगे और एचआईवी की हिस्ट्री के ये नॉन पेशेंट था, तो ये पीसीपी नमूनिया था। ये आपके पास सेम केस है जिसमें बड़े बड़े निमोटोसिल्स बन गए, ग्राउंड ग्लास पेस्टिस हैं, डिफ्यूज लग रही है लेकिन ज्यादा सेंट्रल लोकेशन में थी। बाकी सेक्शन भी देखेंगे। एचआईवी की हिस्ट्री लेंगे और एचआईवी की हिस्ट्री है तो उसमें आप इसको पीसीपी नमूनिया ऊपर रखेंगे। एलसीएच का जो उन्होंने बताया था कि उसमें बेसिस स्पेयर्ड होती है डॉक्टर, बेसल स्पेयरिंग होती है, बेसल स्पेयरिंग होती है। नाडोल्स होते हैं, बेसल स्पेयरिंग अगर आपको तो उसमें एलसीएच आपका टॉप पे आएगा। इस तरह उस केस में डॉक्टर साहब ने इसको टॉप पे रखा था पीसीपी नमूनिया को, क्योंकि उसमें बेसल स्पेयरिंग सर को नहीं लगती। तो अगर बेसल स्पेयरिंग है तो एलसीएच ऊपर आएगा। बिजार शेप्ड सिस्ट होंगी, इसमें निमोटोसिल्स हैं, ग्राउंड ग्लास पेस्टिस हैं, तो ये पीसीपी नमूनिया। सर इस केस के साथ नाडोल्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। वेरी गुड डॉक्टर साहब। सर प्रीवियस केस में लेफ्ट साइड में ब्रोंकेक्टेसिस भी थी ना निमेटोसिल्स के साथ, मतलब वो सारी निमेटोसिल्स तो नहीं थी? हाँ लग रहा है ये वाला सर। जी सर, ये जो वेरिकॉइड शेप जो वेरिकॉइड। असलम भाई ये भी आप नेक्स्ट HRCT chest axial image, bilateral lower lobe shows interlobular septal thickening, more to the periphery as in subpleural locations. No nodule cavity or definite consolidation is noted. So ये early sir interstitial lung disease है और maybe early form of UIP और NICP। ये early stage है interstitial lung disease की सर। इसमें नजर आ रही है। कौन सा वाला सर? जी एक और फाइंडिंग है आपने नहीं बताई। हाँ ये जो है सर ये अक्सर हम वो रह जाती है, ये एसोफेजियल डायलेटेशन है, NSIP का केस है सर, स्क्लेरोडर्मा है, ये अक्सर मैं जाता हूँ, ये आपने अक्सर देखनी है। ये बार बार आता है और हम वो इसका ये हम बार बार जाते हैं सर, ट्रैकिया समझ के, वो आंखों को देखना चाहिए, हार्ट कलर आ गया है तो बस जब NSIP बना है ना मैडम, जब भी NSIP बना है तो साथ ही चले जाओ, ये जरूर देखना है, हार्ट लेवल आ गया, ये स्क्लेरोडर्मा है, ट्रैकिया पे लगे रहते हैं। आपको ना केसेस कॉमन चीजें दिखाएंगे, कभी भी कोई अनकॉमन। सर ये लीवर का पार्शियल वॉल्यूम आ रहा है, ये डोम है लीवर का। तो अगर आपको ऐसे केस मिलते हैं ना तो आपने कॉमन सोचनी, एग्जाम में कॉमन चीजें लाए। जब कॉमन चीजें आप सोचेंगे तो NSIP आपने सोचना है, यानी इन्होंने NICP और अर्ली UIP दोनों को देख लिया, तो आपने स्क्लेरोडर्मा को देखना ही देखना है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास स्पॉट इमेज नहीं होगी, काफी सारी इमेजेस होंगी, उनके बीच में आपने इसोफेगस को ढूंढना है। कोई एग्जामिनर्स तो ऐसी ऐसी फिल्में लगाते हैं जिसमें पता नहीं कोई इमेजेस होती हैं, समझ ही नहीं आती। तो आपने अपनी आई को ऐसे ट्यून करना है, अपनी चेक लिस्ट को ऐसे फॉलो करना है कि आपने हर चीज, मेरे पास HRCT लगेगा, मैं हर HRCT में इसोफेगस को देखूंगा, ये आपने। अगर मुझे ग्राउंड ग्लास पेस्टिस मिल रही हैं पेरिफेरल और ज्यादातर लो लोब में इंटरस्टिशियल थिकनिंग मिल रही है, मैं स्क्लेरोडर्मा को देखूंगी या देखूंगा। अगर मुझे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मिल रही है, मैं रूमेटॉइड के लिए क्लेविकल्स की इरोजन्स देखूंगी या देखूंगा। ये मेरे पास केस नहीं है,
लेकिन रोमेटॉइड लंग लगा सकते हैं, उसमें आप क्लेविकल की इरोजन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एसोसिएशंस आपके पास होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए कि ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा जी, जी डॉक्टर हीरा मैडम ये केस ले लें आप। डॉक्टर हीरा राणा। जी सर. Sir, so I've been provided with axial image of HRCT chest taken at the level of mid aortic root level, and I can appreciate there are multiple. Basically, ये determine कीजिए there are multiple areas of nodular infiltrates in bilateral lungs within the right lung middle lobe and left lung lower lobe, superior segment of left lung lower lobe, and few of these are also in treen bud configuration, like in left lung lower lobe superior segment. And I can appreciate that there are a few subpleural nodules as well, discrete as well as with spiculated margins. I can also appreciate minimal bilateral pleural effusions. And there are no cysts or areas of honeycombing or traction blocking cases. So I was thinking of endobronchial spread of TB, मगर उसके अंदर फिर ज़्यादा ट्रीन बैड nodules होती हैं और effusions नहीं होती. तो viral infections that result in treen bud nodularity. थोड़ा सा fibrosis भी है इनके साथ. लेकिन वाइड स्प्रेड नोड्यूल्स आपको मिल रहे हैं. Nodules है वाइड स्प्रेड. उसके अलावा जो इंटरलोबुलर सेप्टिकल थिकनिंग है वो कैसी है? सर वो भी नोड्यूलर है. अच्छा सर, सो डीडी में सार्कोइड भी रखने नोड्यूलर है? नोड्यूलर है. और कैसी है? कोर्स किस्म की. कोर्स है और नोड्यूलर है. स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग नहीं है. इफ्यूजन्स भी आ रही है. इस तरह की सार्कोइड वाली लिम्फेडिनोपैथी ऐसी चीजें या अपर लोब का वो इस तरह का ग्रेडियंट नहीं दिखाया गया, तो ये क्या बना? सर फिर ये मगर बायलेटरल प्रोसेस है. हो सकता है. लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमाटोसिस बायलेटरल भी हो सकता है. हो सकता है ये ऐसी करके. अच्छा ठीक है सर. लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमाटोसिस हो गया. ठीक है. इफ्यूजन क्योंकि आ रही है, इफ्यूजन इज गोइंग अगेंस्ट टीबी और नोडुलर सेप्टल थिकनिंग सार्कोइड एंड एलसी का फीचर हो गया. और साथ जी सर. इंटरस्टिशियल इरेगुलर कोर्स नोडुलर इंटरस्टिशियल थिकनिंग. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. नोड्यूल्स जो है वो स्पेकुलेटेड भी है. सर जीशान, ये जो प्लूरल फ्यूजन है, प्लूरल फ्यूजन मैडम क्या इसमें टीबी में नहीं होती प्लूरल फ्यूजन? सर जो एंडोब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ टीबी होता है, टीबी की फिर दो टाइप्स आ जाएंगी ना, प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी. जो प्राइमरी टीबी है जिसके अंदर कंसोलिडेशंस हैं, इफ्यूजन्स हैं, उसके अंदर नोडुलैरिटी नहीं होती क्योंकि वो एंडोब्रोंकियल हेमेटोजेनस स्प्रेड से नहीं हो रही होती है अमूमन. ओके. और जो जब हम सेकेंडरी या रीएक्टिवेशन टीबी कहते हैं, मैं फिर पढ़ लूंगी इसको ग्रेंजर से, मगर जो मुझे मेमोरी कह रही है उसके अंदर फिर नोडुलैरिटी और ट्रीन बड कॉन्फ़िगरेशन और हेमेटोजेनस एंडोब्रोंकियल स्प्रेड यानी मिलरी पैटर्न या एंडोब्रोंकियल स्प्रेड ऑफ टीबी, दोनों में से कोई हो सकता है. और उसमें फिर इफ्यूजन्स नहीं होती. ये मेरी मेमोरी है कुछ ट्रेनिंग के दिनों की, मुझे एग्जैक्ट. ओके जी इसको पढ़ लूंगी मैं इंशाल्लाह और फिर डाल दूंगी ग्रुप में. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. डायग्नोसिस नहीं बेसिस इसका लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस, व्हाई नॉट टीबी? नहीं भाई, लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोजा के लिए मस्ट है कि कोई हिस्ट्री हो ना, कोई प्राइमरी हमें कोई लीजन मिले, ब्रेस्ट कार्सिनोमा वगैरह या मेस्टेक्टोमी का कोई हो, तो फिर हम उसको लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमाटोसिस, और ये वो टिपिकल फीचर नहीं बन रहा है उसका. सर इसमें एक स्पेकुलेटेड नोड्यूल भी तो आ रहा है, तो हम इसको ब्रोंकियल वेलर कार्सिनोमाटोसिस जरूरी नहीं है वो आपको प्राइमरी वो दिखा दें. ये है कि अगर इसको आप प्राइमरी बना दें स्पेकुलेटेड मार्जिन वाले को, और रिस्ट वाले को लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमाटोसिस पर बना सकते हो. अगर इसको आप प्राइमरी बना दें, ये जो स्पेकुलेटेड मार्जिन वाले लीजन है, इसको प्राइमरी ब्रांकोजेनिक कार्सिनोमा. नहीं, ये आई थिंक मिस्टर असलम, ये जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा आपको कैंसर दिखाएंगे या मेस्टेक्टमी दिखाएंगे. लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमाटोसिस के लिए आपने इरेगुलर नोडुलर सेप्टल थिकनिंग और डिफ्यूज नोडुलैरिटी और यही इफ्यूजन्स, ये तीन साइन तो पकड़ने हैं ना.
तो जो नोडुलर इंटरलेबुलर सेप्टल थिकनिंग है वो लिम्फेंजाइटिस में भी है, सार्कोइडोसिस में भी है। हाँ ना, तो डीडी हो गया ना, सार्कोइड डीडी में नोट्स रख आएंगे के तो फिर इसमें तो हमें दोनों ही बोलने चाहिए, लिम्फेंजाइटिस ऐसे भी और ही है, यूं ही दिया था ना मैंने जब फिल्म पढ़ी थी, डॉक्टर जीशान ने कहा था यूं ही कि सार्कोइड और बायलेटरलिटी अनकॉमन है, मगर आप जब कहें तो जैसे सर ने कहा एग्जामिनर जैसे आपको लीड कर सकता है कि नहीं दोनों तरफ भी हो सकता है, तो फिर आप कह देंगे लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस भी रखेंगे डीडी में। हाँ ठीक है, वरना हम पहले सार्कोइडोसिस भी रख सकते हैं। सर ये पैची है ना, तो बायलैटरल पैची लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ब्रोंकियोलर कार्सिनोमा, जो कि मुझे इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग होगी, थिकनिंग ऑफ फिशर होगी और थिकनिंग ऑफ द पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर इंटरस्टिशियम मिलेगा। इसके अलावा आपको सेप्टल थिकनिंग जो वो स्मूथ भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, डिपेंडिंग के वो उसमें सेल्स कौन से ट्यूमर सेल्स कैसे हैं। फोकल भी हो सकती है और यूनिलैटरल एब्नॉर्मलिटीज 50% ऑफ द केसेस में मिलते हैं। बायलैटरल भी हो सकती है। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी 50% में मिलती है और प्लूरल इफ्यूजन भी मिलती है, क्योंकि प्लूरेटिक कार्सिनोमेटोसिस होता है। तो क्लासिकली हो सकता है आपको कहीं ब्रेस्ट में कोई लीजन दिखा दे, इधर कोई स्पेकुलेटेड सा लीजन होगा या मेस्टेक्टमी आपको दिखा दे, तो आपने वो चीजें देखनी है जैसे उसने असलम ने बताया। केस 11 डॉक्टर वकार। I'm provided with the CT scan coronal view lung window, in which I can appreciate multiple speculated irregular densities scattered in bilateral visualized lung fields. However, no internal calcification or fat density noted in them. Other than that, I can also appreciate that the bilateral hyla seems bulky. I can also appreciate mild subtle ground glass haze in the vicinity of the aforementioned densities. I am trying to look for the irregularity or nodular septal thickening of the interlobular fissures. It seems like there is subtle nodularity of the interlobar fissures. However, but no bilateral pleural effusion noted. So based on imaging findings, it seems to be a case of sarcoidosis. However, possibility of पेशेंट जो उसका CD4 काउंट, सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। पेशेंट का CD4 काउंट लो है। अच्छा, CD4 काउंट लो है, तो सर इट इज देन एन इन्फेक्शियस एटियोलॉजी। सर कपोसी में तो क्या होता है? कपोसी में क्या होता है? सर कपोसी वाली इसकी ये है ना स्पेकुलेटेड मार्जिन्स बन गए ना, और क्या बनाना। अच्छा सारे स्पेकुलेटेड मासेस हैं। जी जी सर। सारे लेकिन इसमें हेलो तो नहीं आ रहा वैसे, तो बहुत क्लियर उसमें हेलो भी साथ में आ रहा होता है। हेलो तो इन्वेजिव का, हेलो तो इन्वेजिव में होता है। इन्वेजिव इन ओपेसिटीज को क्या कहते हैं? कैसी ओपेसिटीज मिलती है कपोसी सार्कोमा में? फ्लेम शेप्ड। फ्लेम शेप्ड ओपेसिटीज, ठीक है। फ्लेम शेप मैडम आपने कहा? जी फ्लेम शेप्ड। ये क्लासिक है कपोसी सार्कोमा के। सही हो गया सर ये इसमें फिशर में नोड्यूलरिटी आ रही है लेफ्ट साइड वाले में? ये वाली जी आ सकती है इसमें। सही है। तो इसमें कोई डिफरेंशियल देनी है? इसके जो डिफरेंशियल्स क्या होंगे? डिफरेंशियल
लंग के अंदर भी तो छोटी छोटी नोड्यूलर ओपेसिटीज आ रही है, तो ये हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ टीबी विद गैलेक्सी साइन वो नहीं बन सकता? सर गैलेक्सी साइन ऑफ सर्काइडोसिस भी तो ऐसा हो सकता है, या माइंड में आता था कि मल्टीपल स्पेकुलेटेड हैं तो मतलब सारा ही सीए बना दे अगर बंदा, तो वो सर हो सकता है आपको जैसे गाइड कर दिया कि उसका CD4 काउंट कम था। वरना तो मुझे ये सार्कोइडोसिस टाइप का लग रहा था कि गैलेक्सी साइन जैसा भी डॉक्टर खास ने कहा, बिल्कुल वैसे ही बन रहे होते जी हैं सर, मैं वो एक्चुअली गैलेक्सी साइन की बेस पर उस तरफ था सर। एग्जाम में पता नहीं वाइवा में वो होते हैं। गाइड नहीं करेंगे CD4 का, पता नहीं। नहीं गाइड करेंगे आपको। लिखा होता आप अगर सही टॉक्स के तो हिस्ट्री में ऊपर लिखा भी होता है। टॉक्स में ऊपर हिस्ट्री में लिखा भी होता है। एग्जामिनर जो है, अभी बुरा एग्जामिनर आ जाए वो तो हार्ड लक होती है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अमूमन फेयर गेम ये होती है कि अगर आपकी अप्रोच सही है ना, तो जिस तरह आप सार्कोइड की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच देखते हैं, फिर आपको उस तरफ गाइड कर लेते हैं। बहुत से स्टेशन मेरे ऐसे थे, सिर्फ मेरा GUT और JT ऐसा था जो मैंने के फुल फ्लो में बताया, बाकी जो मेरे 2 स्टेशन थे उसमें मैं कभी भी डेफिनेट डायग्नोसिस में नहीं पहुंचता था, MS के शायद 1 में भी नहीं पहुंचा था, तो सब में मुझे एग्जामिनर ही लीड करके गए, तो पास हुआ। इस तरह मैं लाहौर वाले में भी 2 स्टेशन में पास था, और उसमें भी MSK जो मेरा लाहौर में हुआ था उसमें भी मैं किसी डायग्नोसिस में नहीं पहुंचा था, मुझे एग्जामिनर्स ने ही लीड किया था, लेकिन मेरी अप्रोच थी, अप्रोच में बताता था, फाइंडिंग्स पिक करता था। तो ये चीज़ आप टेंशन ना लें, आपने फाइंडिंग्स बतानी है, फाइंडिंग्स की डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका थॉट प्रोसेस जो होता है ना वो एक लॉजिकल होना चाहिए। आपका जो इम्तिहान हो रहा है वो इम्तिहान ये हो रहा है कि यू आर अ सेफ रेडियोलॉजिस्ट, आपको मार्केट में FCPS की डिग्री मिल रही है, तो आप ऐसा कोई ब्लंडर नहीं मान देंगे जिससे मरीज का नुकसान होगा। तो वो आपके थॉट प्रोसेस को देखते हैं। फिर आजकल सबको पता है कि सबके पास रेडियोपीडिया है, सबके पास इंटरनेट है, अगर बंदे का थॉट प्रोसेस सही है तो वो थोड़ा सा सर्च करके 5 मिनट में डायग्नोसिस बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो केसेस आए होते हैं वो 2-2 3-3 दिन भी लगा के उन्होंने डायग्नोस किया होता है। 3 मिनट में तो कोई डायग्नोसिस नहीं बताता, कौन सा ऐसा रेडियोलॉजिस्ट है जो 3 मिनट में रिपोर्टिंग करता है। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपने के 3 मिनट में वो डायग्नोसिस बतानी है, वो आपकी अप्रोच और आपकी सेफ्टी को चेक कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप इन सेफ्टी चीज़ों से निकल जाते हैं तो आपके एग्जाम फेल हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपने पेंडिसाइटिस मिस कर लिया, आपने न्यूमोथोरैक्स मिस कर लिया, न्यूमोमीडियास्टिनम मिस कर लिया, न्यूमोपेरिटोनियम मिस कर लिया, ये एक्यूट इमरजेंसी की चीज़ें आपने हर फिल्म में देखनी है। अगर ये आपने मिस कर ली ना तो बेशक आपने वाइवा 100% भी दिया, आपको फेल कर लेंगे, क्योंकि यू आर नॉट अ सेफ रेडियोलॉजिस्ट। आपको थ्योरी बहुत अच्छी आती है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप पेशेंट में जब न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोमीडियास्टिनम, न्यूमोपेरिटोनियम या ऐसी कोई एक्यूट चीज मिस करेंगे तो इट विल बी लीथल टू द पेशेंट, दे विल नॉट पास यू। ठीक है, अच्छा, इसके डिफरेंशियल में क्या आता है कि पोसिसार्कोमा के, और उसको आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, थ्योरी पे थोड़ा सा। सर मेरे माइंड में जो आ रहा था वो एक तो यही था कि मल्टीपल स्पेकुलेटेड ओपेसिटीज हैं, तो CA का एक तो सर माइंड में आता था, लेकिन तो है ही है। जी जी तो सर, सपोज करो मैं कहता हूँ एक पोसिसार्कोमा है, तो जी सर। पोसिसार्कोमा के साथ दूसरी चीज हम क्या सोचते हैं? सार्कोइडोसिस सोच रहे हैं, सार्कोइडोसिस था लेकिन वो लोअर लोब्स को स्पेयर करेगी सर। जी सर। और इस स्टेज पे वो एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस कर जाएगा, उसकी वो पेरी ब्रांकियल उसकी जो, और पेरीलिम्फेटिक और पेरीप्रेशल स्प्रेड, और एंड स्टेज फाइब्रोटिक लंग डिजीज होगी, और उस फाइब्रोसिस में जो है ना मेस डेवलप हो जाता है। सर आप लोगों ने किसका बताया असलम भाई आपने? ये सार्कोइडोसिस का बताया। क्रैक द कोर पढ़ी आप लोगों ने बुक? नहीं पढ़ी? कौन सी सर? क्रैक द कोर। हाँ लॉइन हार्ट पर सर नहीं, सबने नहीं पढ़ी हुई। ये सबको पढ़नी कोर पढ़ी चाहिए। है, में से वो है हेलो साइन को देखते हैं। कोर रेडियोलॉजी भी अच्छी है, क्रैक द कोर भी अच्छी है, दोनों को पढ़ना चाहिए। क्रैक द कोर आपका फर्स्ट ईयर में भी बहुत काम आएगी। MCQs तो मेजोरिटी लोगों के शायद पास होंगे, MCQs के लिए भी बहुत अच्छी बुक है क्रैक द कोर, और वाइवा के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें पॉइंट्स हैं। तो क्रैक द कोर अगर किसी ने पढ़ी है ना तो उसको दोबारा खोलें और कापोसी सार्कोमा में देखें, उसने कापोसी सार्कोमा के साथ लिम्फोमा को जिक्र किया।
किसी के जहन में आ रहा है कि इसको फिर हम कैसे वो डिफरेंशिएट? टेलियम एविड और वो उसका वो फिर कर देते हैं। हाँ हाँ, तो उसने एक चार्ट बनाया है, उसमें बताया है कि कापोसी सार्कोमा को और लिम्फोमा को डिफरेंशिएट करने के लिए हम न्यूक्लियर स्टडी करते हैं। उसमें थैलियम करते हैं और गैलियम करते हैं। तो थैलियम किस में पॉजिटिव होता है, लिम्फोमा में होता है या कापोसी में होता है? हाँ, मैंने खोल दिया है। थैलियम जो है और टेलियम में मेरे ख्याल लिम्फोमा होता है। एक बंदा बता दे जरा क्लियर। सर लिम्फोमा में पॉजिटिव होता है थैलियम स्कैन, और कापोसी में कापोसी को नहीं नेगेटिव पता। होता है? दोनों में पॉजिटिव होता है थैलियम। लिखा हुआ है कापोसी थैलियम जो है सार्कोमा में थैलियम पॉजिटिव होता है, लिम्फोमा में भी, और गैलियम जो होता है वो लिम्फोमा में पॉजिटिव। वही बात हो गई। हाँ, गैलियम जो होता है वो कापोसी में नेगेटिव होता है और लिम्फोमा में पॉजिटिव। इसमें तो ठीक लिखा हो है गया? तो सर ये रिपीट कर गैलियम स्कैन टू डिस्टिंग्विश कापोसी एंड लिम्फोमा। गैलियम स्कैन कराते हैं। गैलियम स्कैन जो होता है वो कापोसी में नेगेटिव होता है, लिम्फोमा और अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें पॉजिटिव होता है गैलियम। ठीक है, गैलियम स्कैन। और उसने उसकी सारी वो लिखी है, पैथोफिजियोलॉजी सारी लिखी हुई है, वो वहां से आप पढ़ लेना, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रही। और थैलियम में दोनों पॉजिटिव होंगे सर? ये थैलियम दोनों पॉजिटिव होते हैं। सर गैलियम में कापोसी नेगेटिव होगा। हाँ, कापोसी नेगेटिव होगा, जी। बस ये ख्याल है। सर लिम्फोमा जो हमने इसका डिफरेंशियल में आपने दिया, तो लिम्फोमा का मेरे माइंड में सिर्फ एक ही वो आ रहा है जो वो उसकी रैबिट ईयर अपीयरेंस देता है, जो इंटरस्टिशियल थिकनिंग कुछ इस तरह से एक पॉइंट था। अभी किसी देखो और के ना, माइंड में मैंने लो CD4 काउंट बोला ना, तो जब लो CD4 काउंट होता है तो उसमें दो चीजें, एक तो कापोसी सार्कोमा भी हो सकता है और लिम्फोमा भी हो सकता है, एड्स रिलेटेड लिम्फोमा। तो फिर इस तरह डिफरेंशियल में आते हैं। ठीक है, जब आपको हिस्ट्री मिल गई तो एड्स रिलेटेड लिम्फोमा भी हो सकता है और इसमें कापोसी सार्कोमा भी हो सकता है। फ्लेम शेप्ड ओपेसिटीज हैं तो कापोसी ज्यादा होगा। फिर इन दोनों को डिफरेंशियल करने के लिए हम, अगर हमारे पास कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, गैलियम स्कैन कराएंगे। गैलियम स्कैन जो होगा वो कापोसी में हाई नहीं होगा, लो होगा, लेकिन जो लिम्फोमा होता है वो गैलियम में हाई होता है। बिल्कुल, बस यही चीज। ठीक हो गया? कंफ्यूजन है कि नहीं? नहीं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डॉक्टर सादिका सईद मैडम ये केस ले लें। Sir, these are multiple axial CT images, lung window in which I can appreciate multiple nodular opacities involving bilateral lung fields and bilateral lung fields, multiple nodular opacities are suggestive of Cannon-Ball mets. So these lesions are. So I want to look for the primary, likely CA thyroid or renal carcinoma and choriocarcinoma. सही है। इसमें आप जी सर। कैनन बॉल के मेटास्टेसिस के आपके पास जो टॉप डिफरेंशियल आते हैं वो यही आते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा, ये आपके टॉप पे होते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं वो भी आ सकते हैं लेकिन वो लेस लाइकली होते हैं। थायराइड भी आपने जैसे बोल दिया, प्रोस्टेट भी में भी हो सकते हैं, एड्रीनल कार्सिनोमा में भी ये मेट्स हो सकते हैं। तो फिर आपने फिर बाकी सीटी इसका चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस कराना है टू लुक फॉर द प्राइमरी लीजन। और स्टेजिंग के लिए भी। हाँ, स्टेजिंग के लिए भी। नेक्स्ट। ये नेक्स्ट केस है सर। जी जी नेक्स्ट केस। जी असलम भाई। HRCT chest images, axial images, lung window and soft tissue window. In lung window, there are multiple nodules and bilateral lung fields and consolidation patches. There is a big consolidation patch in the left lung field, and there is on the soft tissue window
The esophagus is patulous, distended. I'm pressing it to the lower down. ये सर जो है ना esophagus इसका dilated है और उसमें proximally air filled है और lower जो है ना वो fluid filled है. तो ये एकलेजिया विद एस्पिरेशन है. एकलेजिया इसका मैं एक्सियल इमेजेस और सजेटल देखूंगा टू लुक फॉर दी ये जो इसका जो एसोफेगस है उसको ट्रेस करूंगा. एकलेजिया है और उसके साथ एसोसिएटेड एस्पिरेशन निमोनिया. बिल्कुल ये डायग्नोज है. नेक्स्ट डॉक्टर हीरा. जी सर. अच्छा ठीक है. So I've been provided with multiple axial images of HRCT chest which are showing. सर बस एक सेकंड में zoom कर रही हूँ जी. An irregular serpiginous area, lobulated area within the apicoposterior segment, apical segment of the left lung upper lobe. It is also extending within the anterior segment, and there is a long tubular serpiginous area which is extending from this opacity till the left hilar region, and multiple other irregular tubular serpiginous areas are also seen in left lung lingula, inferior lingula, along with a small wedge-shaped consolidation within this segment. I would like to review this on the mediastinal window for confirmation of what I am thinking. And also I'd ideally like to have a contrast enhanced mediastinal soft tissue window of chest, but considering these images, my first differential diagnosis is that of a pulmonary AVM because it is because of its appearance. Yes sir. बिल्कुल ये हाँ डायग्नोज. जी. और I'd also like to review other areas to rule out Osler-Weber-Rindau syndrome. बिल्कुल है. To look for AVMs in liver and other sites, skin, Multiple- subcutaneous and liver. ट्रीटमेंट ऑप्शंस. ये मैडम एक मुझे- क्वेश्चन है कि ये जो ओस्लर वेबर रेंडू सिंड्रोम है इसमें जो ब्रेन में जो इन्फार्क्ट क्यों हो जाते हैं? Osler-Weber-Rindau syndrome में ब्रेन में infarcts क्यों होते हैं? से नहीं पता, पढ़ा हुआ तो नहीं है, कुछ तुक्का लगाने किसी लगी को थी आइडिया है? कि साथ में जी, बेरी जी। एन्यूरिज्म्स ब्रेन में ना होते जी, जी। सर वो हैं। शंट्स की वजह से एम्बोलस सर चले. हाँ? एब्सेस हो जाती है सेरिब्रल एब्सेस के साथ. नहीं एक्सेस नहीं एम्बुलेंस. जी जी एम्बोलस सर चले जाएंगे सीधे ब्रेन में वेस्कुलर. जो लंग्स के एक्स्ट्रा कार्डियक शंट एक बन जाता है. जी ठीक है सर, बिल्कुल ये बात याद आ गई है, एक्स्ट्रा कार्डियक शंटिंग बनती है इधर और उसकी वजह से होते हैं इनफैक्ट्स। ठीक है। तो आज के केस यही थे। थोड़ा सा स्क्रीन आ रही है आपके पास? हाँ जी आ रही है सर। एक मिनट सर ये रिकॉर्डेड है ना? मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था तो मेरे स्टार्ट मिस हो गया, तो मुझे बड़ा अफसोस था कि इतना अच्छा वो सेशन था और मिस कर दिया। हाँ जी है। जज़ाकल्लाह सर, ये सर शेयर कर दीजिएगा यूट्यूब पे या ओके। सर ये जो मोज़ेक एटोनेशन में आपने हर चीज डीडी दी थी उसमें और ये हो सकेगा ना, हेमरेजिक कॉजेस और एयर ट्रैपिंग कॉजेस? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ केसेस इसमें रह गए हैं जो मैंने कवर नहीं किए, जो स्मॉल वेस्कुलर डिजीजेस जो होती है, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम, उसके अलावा
ये पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है। ये कुछ चीज़ें जो है मुझसे रहेंगी। तो एंड में हम रिवाइज करते हैं HRCT का ये जो टेबल था, ये कोर रेडियोलॉजी बुक के साथ है। तो हमने देखा, एक मिनट, सर जीशान, जी जी सर जहाँ आप जाएंगे गिलगत में, वहाँ क्या नेट बिल्कुल ही नहीं आता? नेट बहुत स्लो है। मेरे असल में गांव साइड पे रहता हूँ ना, तो शहर में आता है वो आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन चूंकि रात को क्लास बहुत लेट होती है तो मेरे लिए फिर वो मुश्किल है जी कि मैं जी इतनी रात को उधर बैठूँ। अगर जी टाइमिंग का अगर कुछ आप को कुछ भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि मैं मूव कर जाऊं शहर की तरफ। अगर मैं शहर की तरफ मूव कर गया तो फिर मैं नाइट क्लास आराम से ले लूंगा। तो आप लोगों को ना मैं अपडेट कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो HRCT को, अच्छा सबसे पहले तो अ, मैं अपने जो हमारे टीचर हैं डॉक्टर राशिद नज़ीर, शायद कुछ लोगों ने उनका सेशन भी लिया होगा, MSK का, जानते होंगे, ग्रेट रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने हमें ये HRCT पढ़ाया था। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और फिर उसको आप लोगों में फॉरवर्ड किया और आप लोगों को भी फायदा हुआ। तो क्रेडिट जो है मेनली हमारे डॉक्टर राशिद को जाता है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, जो कि मुझे फिर नहीं मिला और मैं खुद भी इतनी एफर्ट नहीं कर सका बिजी शेड्यूल की वजह से। तो जो जो मैंने पॉइंट बनाए ना, आप इसका एक फ्लो चार्ट बना दें। जब आप फ्लो चार्ट बना देंगे तो आपके पास जो भी HRCT केस लगेगा उसमें आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए कि इंटरस्टिशियम को देखेंगे तो क्या क्या देखना है, नोड्यूलैरिटी को देखेंगे तो क्या क्या देखना है, सिस्टिक को देखेंगे तो क्या क्या देखना है, पेरिफेरल कंसोलिडेशन में क्या क्या देखना है, हनी कूमिंग में क्या क्या देखना है, ये सारा ना आप चार्ट बना दें 2 पेज पे, तो आपके पूरा का पूरा HRCT की जो मोटी बुक है वो सारी कवर हो जाएगी इसमें। तो ये तरीका है। और कोई एक बना दे और शेयर कर दे तो सबका फायदा हो जाएगा। मेरी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी होगी तो आप लोग दोबारा इस लेक्चर को सुन के नोट्स बना सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इसको रिवाइज करते हैं इस टेबल को, कि अगर हमारे पास यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया का अगर केस आता है UIP, तो उसमें हमारे पास जो कॉजेज हो सकती हैं UIP की, वो इडियोपैथिक, अगर कोई काज नहीं मिलती तो इडियोपैथिक होगी। अगर हमारे पास क्लेविकल में इरोजन्स आ रही है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी। अगर लोअर लोब में कैल्सिफाइड प्लेक्स आ रहे हैं तो एस्बेस्टोसिस होगी। और ड्रग्स टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। डॉक्टर राशिद के पास एक केस है जो वो एग्जाम में लगाते हैं, उसमें UIP पैटर्न है, ठीक है, लंग्स में, और साथ हाइपर डेंस लिवर है। तो इसकी क्या डायग्नोसिस होगी? मायोडेरोन सर। एमेड्रोन, ये सर के पास है। ये सर ने 2 दिन लगाया था मेरे ख्याल से, और सिर्फ एक बंदे ने डायग्नोज किया था। ये पिछले से पिछले एग्जाम में सर ने लगाया था। तो ड्रग्स टॉक्सिसिटी में भी आपको UIP का पैटर्न मिल सकता है, ठीक है? सर जी तो हुसैन राशिद, एस्बेस्टोसिस लोअर लोब को सर करेगी? जी जी, एस्बेस्टोसिस लो लोग को करता है। ओके ओके सर, ठीक है। और आपके पास फिर इसमें UIP में क्या होता है, बेजिलर ग्रेडियंट होता है, सब प्लूरल रेटिकुलेशन विद हनी कोमिंग। और जैसे मैंने उधर उसमें बताया था उस केस में, जिसमें अपर लोब हनी कोमिंग होगी तो उसमें यूजुअल इंटरस्टिशियल नहीं होगा, उसमें क्या होगा, क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस। और क्रॉनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस में मैंने दूसरा बताया था कि मोज़ैक एटीन्यूएशन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी गिविंग द हेड चीज साइन, तो ये हो सकता है। दूसरी चीज आ गई NSIP में आपको पेरी ब्रोंकियल रेटिकुलेशन, ट्रैंकिएक्शन, ब्रोंकिक्टेसिस और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी। जब आपको ये मिल गया तो उसके साथ आपने क्या देखना है, आपने देखना है उसका इसोफेगस। अगर इसोफेगस डायलेटेड है तो मोस्ट कॉमन स्क्लीरोडर्मा उसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा डर्मेटोमायोसाइटिस और ड्रग टॉक्सिसिटीज के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है। अगर आपके पास पेरिफेरल कंसोलिडेशंस आ रही हैं, उसकी मैंने आपको DDs बताई थी, उसमें आपने क्रॉनिक ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया को टॉप पे सोचना है, ठीक है?